नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम पीछे वाली क्लास में विकासात्मक सिद्धांत पढ़ रहे थे, विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे। उनमें से हम दो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक था मनोविश्लेषण विकासात्मक सिद्धांत और एक था मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत। आज नंबर 3 विकासात्मक सिद्धांत की यदि बात करें तो आपका नंबर 3 पे है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसके प्रवर्तक है जीन पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया है। तो यहाँ पे एक छोटी बात नोट करेंगे, नोट के रूप में पढ़ लेंगे हम लोग सभी। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने, देखिए इनका सिद्धांत कैसे बना। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। तो जीन पियाजे ने कहा कि सामान्यतः, हम बात कर रहे हैं किसकी? सामान्यतः व्यक्ति का विकास होता है वो गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। तो जीन पियाजे ने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो शैशव अवस्था से लेकर, संज्ञानात्मक विकास से कहां से प्रारंभ होता है? शैशव अवस्था, अर्थात व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो विकास होता है उस विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। जबकि सामान्यतः विकास होता है वो गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की, कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो जन्म से लेकर स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो ये किस प्रकार से यहाँ पे विकास होता है? तो जीन पियाजे ने इस संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में बांटा और अध्ययन किया। इन 4 अवस्थाओं के नाम, और सबसे ज्यादा यदि सीटेट में प्रश्न बनते हैं तो इस सिद्धांत से काफी प्रश्न पूछे भी हैं, और हम आप लोगों को बताएंगे कि वो प्रश्न कौन से हैं जो परीक्षा सीटेट में 2018 और 19 में भी पूछे गए। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे। सभी दोस्तों से निवेदन कि वो इस टॉपिक को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझें। तो यहाँ पे इस संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर एक बात करते हैं तो ये है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, या इस अवस्था को उपनाम से जाना जाता है इंद्रिय जनित अवस्था। इसका जो समय है वो है 0 से 2 वर्ष। समय कितना है इसका? 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशीय अवस्था चलती है। नंबर 2 पे बात करते हैं तो इस नंबर 2 अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था का जो समय है वो है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। नंबर 3 की यदि बात की जाए तो नंबर 3 पे है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का जो समय है वो है 7 से लेकर 12 वर्ष। 7 से लेकर 12 वर्ष। और नंबर 4 पे आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है
ये है 12 वर्ष के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी का एक एक करके अध्ययन करेंगे, कौन सी अवस्था में क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था, और इसका जो समय है वो है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। देखिए इसमें एक जो शिशु होता है, कौन होता है? शिशु। ये शिशु जितनी भी संवेदना होगी, उन संवेदनाओं का, संवेदना ले लीजिए, शारीरिक पीड़ा ले लीजिए, जितने भी कष्ट होंगे उसकी बॉडी में, तो वो किससे? केवल संवेदनाओं के माध्यम से प्रकट करेगा, और इन संवेदनाओं के माध्यम से ही वो वस्तु को परखता है। तो यहाँ संवेदी, इसीलिए इसका नाम पड़ा संवेदी पेशी अवस्था। इसके बाद यदि बात की जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन परीक्षा में तो नहीं आई, लेकिन इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। तो वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है, वो कौन सी अवस्था है? वो है संवेदी पेशी अवस्था। देखिए इस अवस्था को प्रतिरूप चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरूप चिंतन की अवस्था। चिंतन की अवस्था कैसे कहेंगे? प्रतिरूप चिंतन की अवस्था कि इस समय जो शिशु होता है वो एक वस्तु का प्रतिरूप अपने दिमाग में बनाता है। जैसे उसकी माँ है, पास में आएगी, उसका प्रतिबिंब उस पे बनेगा तो वो उससे मुस्कुराएगा। अपरिचित उसके सामने आएंगे तो वो डर का भय प्रकट करता है या भय प्रकट करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली लाइन यदि लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे परिचितों के साथ हंसना, परिचितों के साथ मुस्कुराना, और अपरिचितों से भय का प्रदर्शन करना। अपरिचितों के साथ भय या डर को प्रदर्शित करना, भय को प्रदर्शित करना। कौन सी अवस्था में होता है? ये होता है इंद्रिय जनित या संवेदी पेशी अवस्था में होता है। इसके बाद यदि बात की जाए तो यह है शिशु अपनी ही परछाई के साथ खेलता है। यदि संवेदी पेशी अवस्था की बात की जाए तो इस अवस्था में नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होता है, शिशु अपनी परछाई के साथ खेलता है, अपनी परछाई के साथ खेलता है, परछाई के साथ खेलता है। तो ये कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशी इंद्रिय जनित अवस्था है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, वस्तु स्थायित्व का अभाव यानी वस्तु के बारे में नहीं जानता। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रतिरूप चिंतन की अवस्था। उसका दृश्य बनाता है, अपने दिमाग में छापता है और अपनी परछाई के साथ वो खेलता है। परिचितों के साथ वो मुस्कुराहट देता है, मुस्कुराता है, जबकि अपरिचितों के साथ वो भय का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट वाली यदि अवस्था की बात की जाए तो वो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे बात चल रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता क्या है? नंबर 2 पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 वर्ष से स्टार्ट होती है और 7 वर्ष तक चलती है। देखिए इस अवस्था के उपनाम के बारे में यदि हम पढ़े, ठीक है, तो इस अवस्था को नर्सरी विद्यालय की आयु कहते हैं। नर्सरी विद्यालय की आयु। इस अवस्था को बोल सकते हैं खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु। ठीक है,
तो ये कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है इसमें बालक सीखता कैसे है? तो बालक सीखता है अनुकरण के माध्यम से। तो यहाँ नंबर 1 लाइन में स्टार बना के लिख रहा हूं, एक बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। एक बालक किसके माध्यम से सीखता है? अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति बालक जो होता है वो देखकर, बालक देखकर ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, छोटे छोटे कार्यों में मदद करता है। यहां पे लिख रहा हूं फिर से, एक बालक घर के छोटे कार्यों में मदद करता है, घर के छोटे कार्यों में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद यदि बात की जाए तो उसको हल्के और भारी का ज्ञान हो जाता है। हल्के व भारी वस्तुओं का ज्ञान होता है, भारी वस्तुओं का ज्ञान होता है। अपना नाम पूछे उसे तो नाम बताता है, माता पिता की आज्ञा मानता है, माता पिता की आज्ञा मानता है। तो वो कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं में या अवस्था में तर्क वितर्क स्टार्ट नहीं होता, इसीलिए इस अवस्था को कहते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस समय व्यक्ति को या बालक को, सॉरी, एक बालक को गिनती गिनना आ जाता है, गिनती गिनना, गिनती गिनना आ जाता है, वस्तुओं को क्रम में जमाना आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वस्तुओं को क्रम में जमाना, ये इस अवस्था की विशेषता है। यहाँ पे लिख रहा हूं फिर से, वस्तुओं को क्रम में जमाना, वस्तुओं को क्रम से जमाना। ये कौन सी अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। खिलौनों की आयु है, नर्सरी विद्यालय की आयु है। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो वो कौन सी अवस्था में? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। नेक्स्ट की यदि बात की जाए मित्रों, यहां से प्रश्न इंपोर्टेंट और सीटेट में जो 18 और 19 सीटेट 2018 और सीटेट 2019 में जो प्रश्न बने हैं वो प्रश्न कहां से आए थे वो मैं आपको बता रहा हूं। एक प्रश्न था अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये सीटेट आपके 2018 में था, और यहीं से सीटेट 2019 में, सीटेट 2019 में आया था कि वस्तु स्थायित्व का भाव प्रदर्शित होने लगता है, वो कौन सी अवस्था है? तो वो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे लिखना है इस अवस्था में, इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव प्रदर्शित होता है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव, स्थायित्व का भाव प्रदर्शित होने लगता है, प्रदर्शित होने लगता है। ठीक है जी, तो वस्तु स्थायित्व का अभाव किसमें होता है? वो होता है संवेदी पेशी इंद्रियजनित अवस्था में, और वस्तु स्थायित्व का भाव प्रदर्शित यानी दिखने लग जाता है, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नंबर 3 अवस्था की यदि बात करें तो नंबर 3 अवस्था है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
तो यहाँ पे नंबर 3 अवस्था के बारे में लिखेंगे, और नंबर 3 अवस्था है वो है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी बात करें तो इसका समय होता है 7 से 12 वर्ष। देखिए स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता क्या है, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, ट्रिक्स के माध्यम से यहीं से बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ मूर्त का मतलब होता है मूर्ति से, मूर्त का मतलब किससे होता है, मूर्त से, और स्थूल का मतलब होता है ऊपर से। तो एक हमारे पास कोई वस्तु है मूर्ति के समान है, तो वो उसमें से केवल हम ऊपरी भाग में से देख के तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए इसका तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ बालक तर्क वितर्क करता है, बालक तर्क वितर्क करता है, तर्क और वितर्क करता है, लेकिन यह क्रिया केवल 2 वस्तुओं में ही करता है, केवल 2 वस्तुओं में सीमित मात्रा में करता है, सीमित मात्रा में करता है। क्या करता है भाई, तुलनात्मक अध्ययन करता है, तर्क वितर्क होता है, केवल कितनी वस्तुओं में, 2 मात्रा में, यानी 2 वस्तुओं में होता है। और ये कितनी मात्रा में होता है, केवल निश्चित मात्रा में होता है, फिक्स मात्रा में होता है। इसके बाद यदि बात करें हम लोग, तो यहाँ पे बालक के मित्र बनते हैं, मित्र बनते हैं, लेकिन क्षण भर के लिए, लेकिन पल भर के लिए, कुछ समय के लिए मित्र बनते हैं। वो कौन सी अवस्था में, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए इस समय इसकी एक विशेषता है कि जो कैलेंडर से संबंधित कोई भी गणना होती है उसका ध्यान रखता है। वो कौन सी अवस्था में, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ लिख रहा हूं मास यानी महीने या महीना, दिन, तारीख, ये टाइम से संबंधित जितनी भी बातें होती है वो सारी की सारी याद रखता है। कौन सी अवस्था में, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अंत में आपकी अवस्था चलेगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो लास्ट वाली अवस्था कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की विशेषता होती है कि व्यक्ति में तर्क वितर्क का जो ज्ञान होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को बोलते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था। तो नंबर 4 पे है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद है भाई। देखिए तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था वो कौन सी अवस्था है भाई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। देखिए इस चिंतन में क्या होता है, मूर्त रूप में चिंतन के साथ साथ अमूर्त रूप में भी होता है। इसीलिए इसको कौन सी अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। अमूर्त रूप में, कौन से रूप में, अमूर्त रूप में चिंतन होता है। अमूर्त रूप में क्या होता है, चिंतन होता है। तो वो कौन सी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में चिंतन शक्ति का विकास तो होता ही है, साथ कल्पना शक्ति का विकास भी हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कल्पना शक्ति का विकास भी होता है, कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। वो कौन सी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कल्पना के साथ साथ उसकी निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है, निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है।
वो कौन सी अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक